तो यदि तुम शक्तिशाली हो तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि तुम्हारी इज्जत की ही जाए या तुम्हें वो सम्मान दिया ही जाए जिसके तुम हकदार कभी थे ही नहीं, या तुम्हारे ईगोइस्टिक होने के चलते तुम्हारे किए गए कांडों को सही ही माना जाए। जहाँ भाई एक बार के लिए चलो ये मान भी लिया जाए तो भी तुम इस सच्चाई को नहीं नकार सकते कि तुम्हें मिलने वाली इज्जत या सम्मान और तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाने वाले ये लोग, ये सब तुम्हारी पावर या डर की वजह से है, ना कि ऐसा सच में कुछ है। और डर की दिक्कत ये है कि वो कभी भी खत्म हो सकता है और यही बात तुम्हें डराती है। एंड द बॉयज के सीजन 4 में होमलैंडर के हालात भी कुछ इसी और इशारा कर रहे हैं, जहां भाई वो डरा हुआ है अपनी सत्ता खो जाने के डर से, क्योंकि भाई उसे अब ये तो समझ आ गया है कि लोग उसे इज्जत इसीलिए नहीं दे रहे हैं कि वो सॉर्ट ऑफ किंग वाली पोजीशन पर बैठा है, या वो समझदार है जो कि वो खुद को समझता है, या उसके द्वारा लिए गए फैसले इतने अच्छे हैं कि लोगों को पसंद आ रहे हों। नहीं, कतई नहीं, बल्कि खेल तो सारा डर का है और वो इस डर को बरकरार तो रखना चाहता है, लेकिन उन तरीकों से नहीं जो वो अभी तक अपनाता आ रहा था। तरीकों को बदलना होगा और इसी काम के लिए वो सिस्टर सेज को अपने खेमे में शामिल करता है, जो कि भाई अर्थ की मोस्ट इंटेलिजेंट लेडी है, जो कि भाई उसके बेटे रायन को होमलैंडर के बाद लोगों का मसीहा बनाने में भी मदद करेगी। क्योंकि भाई अब हमें होमलैंडर की उम्र का तकाजा भी देखने को मिलने लगा है, जहाँ भाई वो बूढ़ा हो रहा है, उसके फेस पर रिंकल्स आ रहे हैं और बाल झड़ रहे हैं। अब वो बात अलग है कि बाल कहीं और कहीं झड़ रहे हैं, और एक मिनट, वहाँ के बाल किसके सफेद होते हैं यार। खैर, तो इन सब के चलते हमारा होमलैंडर यह चाहता है कि इस विरासत का खूबसूरत तोहफा उसके बेटे रायन को सौंपा जाए, जिसके लिए भाई वो उसे ट्रेन भी कर रहा है अपनी सिस्टर सेज की मदद से, जिसके चलते भाई वो उससे एक कांड भी करवा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें यह पता चलता है भले ही उसकी रगों में होमलैंडर का खून हो, लेकिन वो साइकोलॉजिकली अपनी माँ पर गया है। उसकी थिंकिंग अपनी माँ बेका जैसी है, उसे इन सब में कोई भी रुचि नहीं है। वहीं भाई होमलैंडर उसे अपने जैसा बनाना चाहता है ताकि वो आगे चल के उसकी गद्दी का वारिस बने, और इसी कोशिश को नाकाम करने में भाई अपना बिली बूचर लगा हुआ है कि किसी तरह रायन को होमलैंडर से छुड़वाकर ग्रेस मैलरी के पास छोड़ दिया जाए, ताकि एक और होमलैंडर पैदा ना हो। जहाँ भाई वो इसको लेकर एक प्लान भी बनाता है जॉय केस्लर के साथ, जिसमें भाई वो उसे कुछ बेहोशी वगैरह वाली कुकीज वगैरह खिला के बेहोश करके ग्रेस के पास छोड़ आएगा। पर यहाँ पर जॉय केस्लर जो है वो रायन का गलत फायदा उठाना चाहता है, मतलब वो उसे हथियार की तरह यूज करना चाहता है अपने किसी मिशन में। इसके बाद भाई बुचर रायन को बुलाता भी है, लेकिन फिर वो उसकी बातें सुनकर प्लान ड्रॉप कर देता है। वहीं स्टारलाइट को चाहने वाले कुछ मुट्ठी भर लोग होमलैंडर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में होमलैंडर भी अकेला नहीं है, उसके सपोर्टर ज्यादा ही हैं कंपैरेटिवली, लेकिन भाई फिर वही ईगो वाली बात आ जाती है कि मेरे खिलाफ कोई खड़ा ही कैसे हुआ। देन होमलैंडर फिर वही डर्टी पॉलिटिक्स खेल के अपने ही 3 सपोर्टर्स को मरवाता है एंड इल्जाम उनके आदमियों पर लगा देता है। एंड दूसरी ओर बॉयज में हमें पता ही है कि बुचर के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, अब वो केवल 6 महीने का मेहमान रह गया है, क्योंकि जो उसने पिछले सीजन में कंपाउंड वी लेने की गलती की थी उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा ना। एंड यदि आपको याद हो तो पिछले सीजन में विक्टोरिया न्यूमन ने अपनी बेटी को भी कंपाउंड वी का डोज दिया था, जिसके प्रभाव से उसे भी कुछ शक्तियां मिली है, जिसके चलते वो अब अपने मुंह में 4 सांपों का एक परिवार लेके घूम रही है और जहाँ गुस्सा आता है वहाँ छू कर देती है। एंड विक्टोरिया न्यूमन की कुछ और पावर्स का भी हमें इस सीजन में पता चलता है कि भाई वो अब एसिड से भी नहीं जलती है और वो बुलेट प्रूफ भी है, क्योंकि जब भाई ह्यूई उस पे एसिड फेंकता है तो उसका बाल भी बांका नहीं होता एंड बुचर उसके हेड पे सीधा हेडशॉट मारता है, तब भी उसे कुछ नहीं होता। एंड और न जाने कितनी पावर लिए घूम रही है ये।